अगर आपको लगता है कि ETF इन्वेस्टिंग काफी सिंपल है, बस इंडेक्स फॉलो करो और चिल करो, बट ये सच नहीं है। ETF इन्वेस्टिंग इतनी सिंपल बिल्कुल नहीं है। अगर आप ETF में इन्वेस्ट कर रहे हो तो एक कॉमन मिस्टेक अगर आपने की तो आपके लॉन्ग टर्म रिटर्न्स काफी कम हो सकते हैं। और इस वीडियो को एंड तक देखना तो आप क्लियरली समझ जाओगे कि कौन सा ETF कोर के लिए होता है और कौन सा ETF सिर्फ सैटेलाइट रोल प्ले करता है। अब अगर हम बात करें कि ETF का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स जैसी डाइवर्सिफिकेशन मिलती है, शेयर्स जैसी लिक्विडिटी मिलती है और लो एक्सपेंस रेशियो होता है कंपेयर टू द एक्टिव फंड्स। बट प्रॉब्लम ये नहीं है कि कौन सा ETF बेस्ट है, प्रॉब्लम ये है कि ETF पोर्टफोलियो का स्ट्रक्चर बहुत गलत होता है। अब आप अपना ETF पोर्टफोलियो कोर सैटेलाइट मॉडल में बना सकते हो। कोर पोर्टफोलियो से मेरा मतलब है आपकी पोर्टफोलियो का 70 to 80% जो कि बहुत स्टेबल, लॉन्ग टर्म फोकस्ड और कम वोलेटिलिटी वाले नेचर का होना चाहिए। और सैटेलाइट पोर्टफोलियो से आई मीन द 20 to 30% ऑफ योर पोर्टफोलियो जो कि आपकी हेल्प करेगा टू बूस्ट द रिटर्न्स। वोलेटिलिटी उसमें ज्यादा हो सकती है एंड ऑल्सो इट हैज टैक्टिकल एंड साइक्लिकल बेट्स। अब रियल क्वेश्चन ये है कि कौन से ETFs कोर में जाएंगे और कौन से ETF सैटेलाइट में जाएंगे। कोर पोर्टफोलियो ETFs की मैं बात करूं तो वो मेनली स्टेबिलिटी के लिए होते हैं। फॉर एग्जांपल निफ्टी 100 इंडेक्स। अब टॉप 100 कंपनीज जो कि फुल मार्केट कैप बेसिस पे होती हैं, निफ्टी 50 प्लस निफ्टी नेक्स्ट 50, इसका बिहेवियर ये कैप्चर करता है एंड 5 इयर्स का अप्रोक्सीमेटली 14.9%। अब ETFs जो इस इंडेक्स को ट्रैक करते हैं ऑलमोस्ट सेम रिटर्न्स देते हैं। थोड़ा इम्पैक्ट होता है ट्रैकिंग एरर और एक्सपेंस रेशियो का, बट लॉन्ग टर्म कोर होल्डिंग के लिए ये काफी सूटेबल है। उसके बाद आता है निफ्टी 500 इंडेक्स जिसमें इंडिया के टॉप 500 कंपनीज होती है, ब्रॉड मार्केट एक्सपोजर देता है एंड लास्ट 1 ईयर के रिटर्न की बात करें सो इट्स अप्रोक्सीमेटली 7.76% एंड 5 इयर्स की अप्रोक्सीमेटली 16.88%। इस इंडेक्स को ट्रैक करता है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 ETF। लॉन्च हुआ था सितंबर 2023 में एंड सिंस लॉन्च इसका रिटर्न है 15.73% अप्रोक्सीमेटली। अगर आप पूरे इंडियन इक्विटी एक्सपोजर चाहते हो तो ये एक काफी स्ट्रॉन्ग कोर ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद आता है निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स जहां पर निफ्टी 500 के कंपनीज रैंक होते हैं 101 to 250 एंड मिड कैप ग्रोथ एक्सपोजर मिलता है। इसके रिटर्न्स की बात करूं तो लास्ट 1 ईयर में इट हैज गिवन 5.98% रिटर्न्स एंड 5 इयर्स में 24.04%। टॉप ETFs आर अवेलेबल जो कि इस इंडेक्स को ट्रैक करते हैं एंड इसमें एक स्लाइटली हायर वोलेटिलिटी हम देख सकते हैं बट ग्रोथ पोटेंशियल भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है। उसके बाद बात करें लार्ज और मिड कैप के एक्सपोजर की, तो अगर आप एक ही ETF में लार्ज और मिड कैप दोनों का एक्सपोजर चाहते हो तो फिर आता है निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स। ETF एडलविस निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 ETF जो कि न्यू लॉन्च है तो डेटा अभी अवेलेबल नहीं है। उसके बाद आता है निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स जो कि रैंक्ड है 251 to 500 पे। हाई ग्रोथ हाई रिस्क सेगमेंट है। लास्ट 5 इयर्स के रिटर्न की मैं बात करूं तो इट्स अप्रोक्सीमेटली 23.31%। शॉर्ट टर्म में हालांकि ये थोड़ा नेगेटिव भी हो सकता है। ऑल्सो ये कोर का छोटा हिस्सा हो सकता है या कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए इसको हम अवॉइड भी कर सकते हैं। उसके बाद कुछ ऑल्टरनेटिव कोर ऑप्शंस के लिए वी हैव BSE इंडेक्स ETFs। आप BSE बेस्ड ETFs को भी कंसिडर कर सकते हो लाइक BSE 100, BSE 250, BSE 500, BSE मिड कैप और स्मॉल कैप, BSE लार्ज मिड कैप इंडेक्स। उसके बाद आते हैं सैटेलाइट पोर्टफोलियो ETFs जो आपके रिटर्न्स को बूस्ट करने के लिए होते हैं। सैटेलाइट का रोल होता है अल्फा जनरेट करना और यहाँ पे आते हैं 2 टाइप के ETFs, सेक्टोरल एंड थीमेटिक, जैसे IT, बैंकिंग, फार्मा, डिफेंस, एनर्जी, PSU थीम्स। लेकिन इसमें हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि ये ETFs साइक्लिकल होते हैं क्योंकि ऑब्वियसली जो सेक्टर आज टॉप पे है जरूरी नहीं कि वो कल भी टॉप पर रहेगा, इसलिए इनमें टाइमली एंट्री और एग्जिट दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद हम बात करेंगे एसेट एलोकेशन की क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिस्क कम करने के लिए, क्योंकि सिर्फ इक्विटी पे डिपेंड रहना काफी रिस्की हो सकता है। इसलिए हम अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करेंगे कुछ ऐसी चीजें लाइक गोल्ड ETFs। इक्विटी के अपोजिट मूव करता है मोस्टली, मार्केट क्रैश के टाइम पे पोर्टफोलियो को ये प्रोटेक्ट करता है। सिल्वर ETF आता है सेकंड ऑप्शन जो कि सिमिलर कॉन्सेप्ट है बट ये ज्यादा वोलेटाइल होता है। अपने एलोकेशन में 15 to 20% ऑफ द टोटल पोर्टफोलियो हम इस टाइप के ETFs को रख सकते हैं। ऑल्सो गोल्ड और सिल्वर ETFs की अगर और बात करें तो फिजिकल हाई प्योरिटी मेटल में इन्वेस्ट होते हैं ये और स्टॉक एक्सचेंज पे इजिली बाय या सेल हो जाते हैं। NAV वर्सेस INAV का डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है, स्पेशली जब मार्केट वोलेटाइल हो।
ऑल्सो अगर आपका पूरा पोर्टफोलियो इंडिया पे डिपेंडेंट है तो आप कंट्री स्पेसिफिक रिस्क ले रहे हो, तो इसलिए आप ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन की तरफ भी जा सकते हो थ्रू इंटरनेशनल ईटीएफ्स। अब इंटरनेशनल ईटीएफ्स हमें ज्योग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन देते हैं, ग्लोबल ग्रोथ का एक्सपोजर देते हैं, वोलेटिलिटी स्मूथ करते हैं एंड अपने पोर्टफोलियो का, अपने सैटेलाइट पोर्टफोलियो का इनफैक्ट वी कैन गिव 10 to 20% टू दीज ईटीएफ्स। लास्ट ईयर जब इंडियन मार्केट बहुत वोलेटाइल था, इंटरनेशनल ईटीएफ्स ने बेटर परफॉर्म दिखाया। बट एक इम्पॉर्टेंट अपडेट ये है कि आरबीआई ने ओवरसीज इन्वेस्टमेंट पे कैप लगाया हुआ है। टोटल इंडस्ट्री लिमिट है $7 billion, पर एएमसी इज $1 billion, सो ओवरसीज ईटीएफ के लिए सेपरेट $1 billion है। इसमें काफी इंटरनेशनल ईटीएफ्स में टेम्पररी इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्शन है एंड ईटीएफ इन्वेस्टिंग का मतलब सिर्फ ईटीएफ खरीदना नहीं होता। ओवरऑल अगर हम देखें तो इसमें एक स्ट्रक्चर के साथ इन्वेस्ट करना होता है। कोर ईटीएफ से स्टेबिलिटी आएगी, सैटेलाइट ईटीएफ से रिटर्न्स और डाइवर्सिफिकेशन दोनों हम कर पाएंगे। ऑल्सो एसेट एलोकेशन की वजह से हम अपने रिस्क को कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो हर ईटीएफ लेने से पहले आप एक चीज जरूर पूछो कि क्या ये कोर के लिए है या ये सैटेलाइट के लिए है। ऑल्सो ये वीडियो कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सो इन्वेस्ट करने से पहले आप अपना गोल, रिस्क एपेटाइट, टाइम होराइजन ये सब जरूर एसेस करें। एंड आप कौन से ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हो, लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो एंड वील सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, हैप्पी इन्वेस्टिंग।